नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात कर रहे थे पहली यूनिट, जिसमें हम बात कर रहे थे क्वांटम भौतिकी के विकास के बारे में। क्वांटम भौतिकी के विकास का जो मुख्य आधार था वो था एक प्रयोग पे जिसके बारे में हमने पढ़ा था काफ़ी विस्तार पूर्वक, और वो प्रयोग था कृष्णिका विकिरण से संबंधित। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र हमने देखा था। उस ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए कुछ नियम भी हमने पढ़े थे। उन नियमों में सबसे पहला नियम था वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम जो कि चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित था, और दूसरा नियम था रेले जीन्स का विकिरण नियम। ये भी चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित था। हमने ये देखा था कि वीन का विकिरण नियम उस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के केवल आधे भाग को ही समझा पाया। आधे भाग का अर्थ है कि उच्च आवृत्ति परास या लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए ही वीन का विकिरण नियम वैलिड हो पाया। रेले जीन्स का विकिरण नियम उस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की लघु आवृत्ति परास या दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए ही वैलिड हो पाया। बाकी स्थानों पर रेले जीन्स का विकिरण नियम पूर्णतया इनवैलिड हो गया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि न तो वीन का विकिरण नियम न ही रेले जीन्स का विकिरण नियम कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को पूर्णतया समझा पाया। दोनों ही वितरण वक्र को समझाने में असफल सिद्ध हो गए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाना असंभव हो गया। कितने ही प्रयासों के बाद चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाया नहीं जा सका। इसका अर्थ ये नहीं था कि चिरसम्मत सिद्धांत गलत है। चिरसम्मत सिद्धांत में कुछ कमियां थी। उन कमियों के होते हुए चिरसम्मत सिद्धांत यहाँ पर कृष्णिका वितरण वक्र को, ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में फेल हुआ। अब रेले जीन्स का जो नियम था वो था अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित, और रेले जीन्स के विकिरण नियम में हमने ये देखा था कि जो कृष्णिका थी उस कृष्णिका के कोटर में उपस्थित जितनी भी तरंगें अर्थात वो जो स्टैंडिंग वेव, जो अप्रगामी तरंगें वहाँ पर दोलकों द्वारा बनाई जा रही थी, उनकी औसत ऊर्जा का मान था E बराबर kT, जहाँ के बोल्ट्जमान का नियतांक है, T परमताप है। ये E बराबर kT रेले जीन्स ने ऊर्जा के समविभाजन के सिद्धांत द्वारा लिया था। डायरेक्ट वहाँ से अणुगतिक सिद्धांत के ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत द्वारा डायरेक्ट उठाया था, जो मैक्सवेल ने दिया था थर्मोडायनामिक्स में। तो रेले जीन्स ने कोटर में उपस्थित तरंगों की औसत ऊर्जा E बराबर kT मानी थी ऊर्जा के समविभाजन के सिद्धांत के द्वारा। मैक्स प्लांक ने इस नियम को यहाँ पर नकार दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि ये नियम गलत है, इसका अर्थ बल्कि ये है कि ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को यहाँ पर लागू करना, कृष्णिका के लिए लागू करना, ये गलत है। नियम अपनी जगह सही है, परंतु उसका यहाँ उपयोग गलत है। तो अब एक नई थ्योरी की आवश्यकता हुई। चिरसम्मत सिद्धांत तो यहाँ पर फेल हो चुका था, उसमें तो कई सारी कमियां यहाँ पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर आवश्यकता थी एक नई थ्योरी की। उस नई थ्योरी को जन्म दिया मैक्स प्लांक ने सन 1900 में। अब ये आइडिया प्लांक के दिमाग में कहाँ से आया? इसका आइडिया भी रेले जीन्स के नियम द्वारा ही प्लांक को कुछ इस तरह आया कि अब देखिए, रेले जीन्स का नियम लघु आवृत्ति परास पर लागू होता है। लघु आवृत्ति परास के लिए न्यू टेंड्स टू 0 हम मान सकते हैं कि लघु आवृत्ति, इसका मतलब है कि न्यू का मान कम है।
जब न्यू का मान कम है उस स्थिति में रेले जीन्स का विकिरण नियम लागू हो रहा है। लागू हो रहा है इसका अर्थ है कि ई का मान कितना होना चाहिए, के टी के बराबर, क्योंकि जब लागू हो रहा है इसका अर्थ है कि ऊर्जा किसके बराबर है, के टी के बराबर है। क्योंकि रेले जीन्स ने कोटर में उपस्थित तरंगों की ऊर्जा का मान माना था ई बराबर के टी, और ये मानने के बाद वो विकिरण नियम, रेले जीन्स का विकिरण नियम ई बराबर के टी मानने के बाद कहाँ लागू हुआ, लघु आवृत्ति परास में। तो अगर इसका उल्टा देखा जाए तो लघु आवृत्ति परास में न्यू टेंस टू 0 अगर हम करें तो ई का मान कहाँ पहुँच रहा है, के टी पर। तो जब आवृत्ति कम है तो ई का मान के टी होगा, पर जैसे जैसे हम लघु से उच्च आवृत्ति की ओर जाते हैं तब ई बराबर के टी नहीं रह पाता। इसका सीधा सा अर्थ है कि आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाई जाती है वैसे वैसे ऊर्जा के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होनी चाहिए। ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होनी चाहिए। चिरसम्मत सिद्धांत ऐसा कहीं भी नहीं कहता कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होगी, परंतु रेले जीन्स के विकिरण नियम द्वारा प्लांक ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर होनी चाहिए। यह खुद रेले जीन्स का नियम एक तरह से कह रहा था, निष्कर्ष निकाल रहा था। तो इसी निष्कर्ष के आधार पर प्लांक ने अपनी अलग थ्योरी दी, और इसी थ्योरी से डेवलप हुई आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स। वो थ्योरी थी जो सन 1900 में दी गई। उसके अनुसार मैक्स प्लांक ने ये बताया कि कृष्णिका में विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों द्वारा होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय दोलक क्या है? जहाँ से भी विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण होगा वो कुछ न कुछ दोलकों से तो होगा, कोई न कोई सोर्स तो होगा अपने पास जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विकिरण या रेडिएशन आ रही है। तो जहाँ से भी वो रेडिएशन हमें मिल रही है हम उसे विद्युत चुंबकीय दोलक कह सकते हैं, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय दोलक कहाँ उपस्थित हैं? कृष्णिका के केविटी में, कृष्णिका के कोटर में। तो कृष्णिका से विकिरण ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है, पहले तो अवशोषण हुआ फिर उत्सर्जन हुआ, तो ये उत्सर्जन और अवशोषण विद्युत चुंबकीय दोलकों द्वारा होता है, तथा यह उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत और यादृच्छिक न होकर कुछ विविक्त और निश्चित मानों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मान ले लिया, कंटिन्यूअस कोई भी मान ले लिया, ऐसा नहीं है। उत्सर्जन और अवशोषण केवल कुछ निश्चित मानों में ही होता है, ऐसा मैक्स प्लांक ने बताया अपनी थ्योरी। अब कुछ निश्चित मान में ही होता है तो कुछ निश्चित मान हम मान लेते हैं कि या तो अवशोषण और उत्सर्जन होगा ही नहीं तो ई बराबर 0, अगर होगा तो वो किसी डेल्टा ई एनर्जी की फॉर्म में होगा, किसी एक डेल्टा ई की फॉर्म में होगा। एक विविक्त मान हमने ले लिया, एक डिस्क्रीट वैल्यू हमने ले ली डेल्टा ई। इसके अलावा 2 डेल्टा ई हो सकता है, रहेगा तो डेल्टा ई, लेकिन उसका पूर्णांक भी हो सकता है। 2 डेल्टा ई हो सकता है, 3 डेल्टा ई हो सकता है, 4 डेल्टा ई हो सकता है, 5 डेल्टा ई हो सकता है। अर्थात डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई हम जोड़ते हुए जा सकते हैं और इतने सारे विविक्त मान हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये विविक्त मान निश्चित होगा और इसी निश्चित विविक्त मान में हमें उत्सर्जन या अवशोषण मिलेगा। डेल्टा ई बाई 2 नहीं हो सकता, मान निश्चित ही रहेगा, डेल्टा ई ही रहेगा। इसका पूर्णांक हो सकता है। इसका अर्थ है कि अगर अवशोषण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो हो सकता है वहाँ 2 डेल्टा ई, 5 डेल्टा ई, 10 डेल्टा ई या n डेल्टा ई हो रहा हो, लेकिन हमेशा होगा एक निश्चित विविक्त मान डेल्टा ई के पूर्णांकों में या पूर्ण गुणज में। तो प्लांक ने एक विविक्त मान निश्चित कर दिया।
दिया कि उत्सर्जन या अवशोषण इस निश्चित मान में ही हो सकता है। अब इस निश्चित मान का जो वैल्यू है, जो आंकिक मान है, वो कितना होगा? प्लैंक ने रेले जीन्स के नियम द्वारा ये सिद्ध तो कर दिया था कि ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिर उसने अपनी थ्योरी डेवलप की और फाइनली ये बताया कि डेल्टा ई, ये जो निश्चित विविक्त मान है, ये सीधे सीधे आवृत्ति के समानुपाती होता है। डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा, जहाँ पर एच है प्लैंक का नियतांक, जिसका मान होता है 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये जो डेल्टा ई था एक निश्चित विविक्त मान, इसका मान हमें प्राप्त हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। और इस एच न्यू को, इस डेल्टा ई बराबर एच न्यू को ही कहा जाता है एक क्वांटम। ये वो मान है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उत्सर्जन हो रहा है तो वो एच न्यू के पूर्णांकों, पूर्ण गुणजों के रूप में ही होगा। या तो एच न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा, या NH न्यू होगा। एच न्यू बाई 2 नहीं होगा, 0.1 एच न्यू नहीं होगा, 0.6 एच न्यू नहीं होगा, पूरा एच न्यू होगा, या फिर उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा NH न्यू। इसे ही कहा जाता है क्वांटम कॉन्सेप्ट। और ये क्वांटम कॉन्सेप्ट मैक्स प्लैंक ने 1900 में दी थी। और इसी क्वांटम कॉन्सेप्ट के बाद इतनी बड़ी क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये डेवलपमेंट होने का श्रेय जाता है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक्सपेरिमेंट को। तो इस जो मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी, इसके बाद मैक्स प्लैंक ने अपना विकिरण नियम भी दिया। तो जैसे रेले जीन्स ने अपना विकिरण नियम दिया था जिसमें ऊर्जा का मान, कोटर में उपस्थित तरंगों की औसत ऊर्जा का मान E बराबर KT दिया था, तो उसके बाद मैक्स प्लैंक ने प्लैंक दोलकों की, अर्थात विद्युत चुंबकीय जो दोलक थे जहाँ से रेडिएशन आ रही थी, उनको हम प्लैंक के विकिरण नियम में प्लैंक दोलक कहते हैं। तो प्लैंक दोलकों की औसत ऊर्जा का मान E बराबर KT के स्थान पर E बराबर एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई KT -1 दिया गया। ये प्लैंक ने प्लैंक दोलकों की औसत ऊर्जा का मान फॉर्मूले के द्वारा दिया। अब अगर आवृत्ति लघु परास में है, लघु परास में अर्थात न्यू का मान कम है, न्यू का मान कम है और एच जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये पूरा मान टेंस टू 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा मान टेंस टू 0 हो गया तो इसका अर्थ है कि E बराबर एच न्यू अपॉन KT, ये भी कम ही होगा। तो एच न्यू अपॉन KT का मान 1 से बहुत कम है। इस स्थिति में हम इस एक्सपोनेंशियल का, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे दिख रही है, इसका प्रसार कर सकते हैं। इसका प्रसार करने पर हमें कई सारी टर्म, इन्फाइनाइट टर्म मिलेगी, लेकिन उनमें से हम सिर्फ पहली टर्म लेंगे। एक तो 1 लिया जाएगा और एक पहली टर्म, उसके बाद वाली जितने भी स्क्वायर और क्यूब और आगे जितने वाली हायर ऑर्डर की जो टर्म है उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाएगी। ये चीज़ जब हम करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास मान आएगा E बराबर KT। E बराबर KT कब आया है? जब हम लघु आवृत्ति परास में पहुंच गए। जो कि रेले जीन्स ने कहा था कि अगर हम लघु आवृत्ति परास में हैं, लघु आवृत्ति परास किसकी? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र का जो लघु आवृत्ति परास है, जो रेंज है, उसमें अगर हम पहुंच गए तो वहां पर प्लैंक दोलकों की, वहां पर जो दोलक है जिनसे रेडिएशन इमिट होके आ रही है, उन दोलकों की ऊर्जा का मान E बराबर KT होता है। कब? जब हम लघु आवृत्ति परास में। रेले जीन्स का नियम यही कहता है ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के द्वारा। तो इसका अर्थ है कि लघु आवृत्ति परास में हम कहाँ पहुँच गए? वापस रेले जीन्स के नियम में। और जब उच्च आवृत्ति परास रखते हैं, उच्च आवृत्ति परास का अर्थ है कि एच न्यू अपॉन KT टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट इक्वल टू 0, और एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट इक्वल टू 0 हो गया तो
E इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 की वैल्यू ई बराबर एच न्यू हो जाएगी, जो कि प्लांक की कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार लघु आवृत्ति और उच्च आवृत्ति भ्रास में हम प्लांक के इस विकिरण नियम को या इस ऊर्जा के मान को, दोलकों की औसत ऊर्जा के मान को ऐसे सेट कर सकते हैं। आगे प्लांक ने बताया अपने विकिरण नियम को। विकिरण नियम का जो सूत्र है हम ऑलरेडी रेले जीन्स के नियम में पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व जो है वो अप्रगामी तरंगों का घनत्व गुणा प्रत्येक अप्रगामी तरंग की औसत ऊर्जा के बराबर होता है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यहाँ पर यू न्यू डी न्यू है। अप्रगामी तरंगों का घनत्व सीधा रेले जीन्स के नियम से लिया गया है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। यहाँ पर रेले जीन्स के नियम में के टी था, अब यहाँ पर एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 है। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। और अगर हम इसे वेवलेंथ की फॉर्म में लें तो वो हो जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। आवृत्ति से और तरंग दैर्ध्य के पदों में पहुंचने का तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा वाले टर्म से हम इसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अपने इस विकिरण सूत्र के द्वारा जब प्लांक ने प्राप्त किया यू न्यू डी न्यू का ये सूत्र या यू लैम्डा डी लैम्डा का ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा प्लांक ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को पूर्णतया समझा दिया। तो ये एकदम नई कंसेप्ट थी, चिरसम्मत सिद्धांत से बिल्कुल अलग, क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत में हमेशा ये कहा जाता है कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, कर ही नहीं सकती। ऊर्जा और आवृत्ति का चिरसम्मत सिद्धांत में कोई संबंध नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग सिद्धांत था और इस सिद्धांत को चिरसम्मत सिद्धांत वैलिड नहीं करता, इसीलिए इसकी एक अलग ब्रांच बनाई गई और वो ब्रांच आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में पढ़ते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो शुरुआत है, क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है वो इस सिद्धांत से हुआ। ये सिद्धांत दिया था प्लांक ने सन 1900 में, जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में।